Hello everyone. So let us continue with the new topic from chapter number 13, nuclei. Before starting the lecture, let us discuss what we have learned in the previous lecture. As you know, we have learned about isotopes, isotones, isobars, and we have also discussed mass energy conversion. So वही टॉपिक अगेन रिवाइज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन न्यूक्लियाई ऑफ कार्बन एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ये सारी चीज हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी. कैसे हमें रिप्रेजेंट करना है एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन, जिसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे 6. इट मीन्स ये जो 6 होगा ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंडिकेट करेगा. C6 12 मीन्स एटॉमिक मास नंबर. सो एटॉमिक मास नंबर मीन्स जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल A से. एटॉमिक नंबर इट मीन्स Z एंड डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स A माइनस Z विच इज इक्वल टू N विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. So now, if we want to calculate number of neutrons, then we simply apply this equation A minus Z which is equal to N. अब क्वेश्चन नंबर 1, एवरी एलिमेंट्स के अंदर जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, या फिर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब हमने एटॉमिक मास नंबर कार्बन के लिए इंडिकेट किया 6, मतलब कार्बन के अंदर 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है तो उतने ही नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे, या फिर न्यूट्रॉन्स की नंबर्स वेरिएबल हो सकते हैं. अगर इसी न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन, इट मींस इस न्यूक्लियस का एटॉमिक मास नंबर एटॉमिक मास नंबर हो जाएगा 12. सो इस न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन होंगे. अब इसी न्यूक्लियस के अंदर अगर हमने एक और न्यूट्रॉन ऐड किया तो सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. अगर हमने एक न्यूट्रॉन यहां पे ऐड किया, अगर इस न्यूक्लियस की, इस एलिमेंट की कोई प्रॉपर्टीज में चेंजेस मिलेगा या नहीं मिलेगा. अगर हमने एक न्यूट्रॉन यहाँ पे ऐड किया तो इस न्यूक्लियस के लिए स्टेबिलिटी क्या होगी, ये सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे इस लेक्चर्स के अंदर सॉल्व करेंगे. बिकॉज हमारे पास हमने जो बेसिक नॉलेज 10th स्टैंडर्ड में लिया था कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर 2 अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स होंगे. एक पार्टिकल होगा प्रोटॉन जिसके पास चार्ज होगा पॉजिटिव, एक पार्टिकल होगा न्यूट्रॉन, जो हमने ऑलरेडी इसी चैप्टर के लेक्चर्स में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी भी हमने देखी. चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी. अब इसके बाद हमें पता चला कि किसी भी एटम का मेनली मास डिपेंड करता है उसके न्यूक्लियस की वजह से. बिकॉज इन द न्यूक्लियस वी हैव 2 types of particle. One is proton which is positively charged particle and one is neutron which is neutral. It means chargeless particle. अगर इसी चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल के नंबर्स में वेरिएशन होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज में कोई ना कोई चेंजेस होगा या नहीं होगा. ऐसे हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118, जो अभी लास्ट में 4 या 5 एलिमेंट्स नए भी हमने सर्च किए, उसके बाद हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स अराउंड 118 के अराउंड है. सो ये हमारे पास प्योर एलिमेंट्स 118 है. बट उसी के साथ अगर उसी एलिमेंट में अगर हम ये नंबर चेंज करेंगे, एक न्यूट्रॉन अगर हमने ज्यादा भी ऐड किया तो हमारे पास उस कैटेगरी के, उस एलिमेंट के अलग अलग स्पीसीज भी हमें मिलेंगे, जिसको हमने अलग अलग नाम से नोमेनक्लेचर किया है ऑलरेडी एक लेक्चर के अंदर, आइसोटोप्स, आइसोबार. सो ये सारे नोमेनक्लेचर की वजह से हमारे पास अराउंड 118 से भी बहुत ज्यादा स्पीसीज होगी. और हमने एक एग्जांपल लिया था गोल्ड न्यूक्लियस के लिए, जिसके पास सबसे ज्यादा आइसोटोप्स है, 32 आइसोटोप्स ऑफ गोल्ड. सो गोल्ड एक सिंगल एलिमेंट, बट उसके अंदर हमने ये नंबर्स में वेरिएशन किया A एंड Z में.
सो ए एंड जेड के वेरिएशन में उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। उस न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इसी नंबर्स के ऊपर भी डिपेंड करेगी। सो हम एक ग्राफ स्टडी करेंगे न्यूट्रॉन नंबर एंड प्रोटॉन नंबर के लिए। उसके बाद हम लोग इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के लिए ग्राफ और मास डिफेक्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे इस चैप्टर के लिए सबसे एक्सप्लेनेटरी टॉपिक रहेगा, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मास डिफेक्ट क्या होगा, और मास डिफेक्ट के लिए हमने ऑलरेडी एक लेक्चर पहले बनाया था। इसी लेक्चर को रीफॉर्म करते हुए इस चीज को, इस एक्सप्लेनेशन को हम उसमें ऐड करेंगे। अगर हमारे पास किसी भी न्यूक्लियस की बात करेंगे, अगर उस न्यूक्लियस का मास डिपेंड करेगा प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर, अगर हमने सिर्फ न्यूक्लियस का मास फाइंड आउट करना है, अगर और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों अवेलेबल है, तो हम किसी भी न्यूक्लियस का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक मेथड हमारी ये होगी, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 860, ये हमारे पास एटॉमिक मास नंबर, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर। सो ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर विच इज इक्वल टू न्यूट्रॉन नंबर। सो हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे n इज इक्वल टू 8। सो न्यूट्रॉन नंबर हमारे पास है, यहां से प्रोटॉन नंबर्स भी है। सो हम इजीली ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट कर सकते हैं। सो न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट मेथड हमारे पास, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर एक प्रोटॉन का मास हमने लिया m इंटू पी, m इंटू पी मतलब mp, मास ऑफ प्रोटॉन, सिर्फ p हमने डिनोट किया है प्रोटॉन के लिए। सो mp मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। ऐसे कितने प्रोटॉन है हमारे पास, 8। तो 8 मल्टीप्लाई किया हमने। नाउ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी हमारे पास 8। सो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8 और एक न्यूट्रॉन का मास हमने लिया mn। अगर इस दोनों का कैलकुलेशन करेंगे, कंबाइंड मास फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास टोटल मास मिलेगा न्यूक्लियस का, मास ऑफ O16 न्यूक्लियस। ये हमारी एक सिंपल एंड स्टैंडर्ड मेथड। अब नेक्स्ट टाइम जब हमने सेकेंड मेथड यूज की, मास स्पेक्ट्रोमीटर से हमने ऑक्सीजन जो हमारे एयर में होता है उस ऑक्सीजन के एक एटम का मास हमने मेजर किया मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अगर हमारे पास उस थियोरिटिकल मेथड से, मतलब ये जो फर्स्ट मेथड हमने यूज की थियोरिटिकल मेथड, हमें उससे एक मास मिलेगा जो मास होगा ऑक्सीजन न्यूक्लियस का। सिमिलरली अगर हमने एक्सपेरिमेंटली मास स्पेक्ट्रोमीटर से ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास मेजर किया, तब हमें वो मास मिला। हमने सिर्फ यहाँ पे इंडिकेट किया कैपिटल M, मास ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस। सो हमने N से न्यूक्लियाई को डिनोट किया। अब लॉजिकली ये दोनों मास हमारे सेम होने चाहिए, बिकॉज हमने जो मास मेजर किया थियोरिटिकली सिर्फ कैलकुलेशन से, 8 प्रोटॉन का मास, 8 न्यूट्रॉन का मास। सो 8 न्यूट्रॉन का मास और 1 प्रोटॉन का मास, सिंपली दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके एक सिंपल हमारा आंसर मिला, टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और जितने नंबर ऑफ हमारे न्यूट्रॉन, मतलब न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे ये हमने ऑलरेडी काउंट किए। सो इससे हमें एक मास मिलेगा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। सेकेंड हमें एक्सपेरिमेंटली उसी मास को कैलकुलेट किया, मास ऑफ द ऑक्सीजन न्यूक्लियस, तब हमें मिला mn। अब लॉजिकली दोनों मास हमारे सेम होने चाहिए, बट हमें इस दोनों मास के बीच में एक डिफेक्ट मिली। डिफेक्ट का मतलब क्या होगा कि हमें 8 Np प्लस 8 Mn का जो मास मिला, वो मास जो हमारा एक्सपेरिमेंट से मिला था उससे ज्यादा था। इट मीन्स दोनों मास के अंदर हमें एक डिफरेंस मिलेगा। उसी डिफरेंस को 8 Mp प्लस 8 Mn माइनस Mn, जिसको हमने नाम दिया डेल्टा M, मास
डिफेक्ट। सो ये हमारा मास डिफेक्ट का एक सिंपल फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मुलेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होगा, ये डेल्टा एम विच इज इक्वल टू 8 एमपी। एमपी मीन्स मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होंगे। इसको डिनोट करने के लिए Z सिंबल यूज करेंगे, ZMP प्लस 8 mm। अब न्यूट्रॉन्स नंबर डिपेंड करेगा इस दोनों के डिफरेंस का, डिफरेंस के ऊपर। सो A माइनस Z इंटू Mn माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ये हमारी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन। इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम मास डिफेक्ट को डिनोट कर सकते हैं। नाउ इसी मास डिफेक्ट को हम प्रॉपरली और एक एग्जांपल के साथ देखेंगे। फॉर एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड जो इस सिटी में नया आया, आपकी सिटी में एक आपका फ्रेंड जो नया यहाँ पे शिफ्ट हुआ, उसने फर्स्ट मंथ एक घर किराए पे लिया 1 BHK। इस 1 BHK के लिए उसका मंथली रेट था 1000 रुपीज। अब उसने यहाँ पे जॉब स्टार्ट की। उसी टाइम पे आपका दूसरा एक फ्रेंड यहाँ पे आया, उसने भी दूसरा एक घर देखा इसी के बाजू में, उसका भी 1 BHK घर और उसके लिए भी 1 BHK और रेंट सेम था 1000 रुपीज। उन्होंने जॉब करना स्टार्ट किया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने जॉब की और उन दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती भी हो गई। अब उन्होंने सोचा नेक्स्ट मंथ से कि हम दोनों एक ही घर में साथ में रहेंगे 2 BHK में। अगर ये दोनों एक साथ रहेंगे 2 BHK में, तो उन्होंने रेंट के लिए और नया घर देखने के लिए रिसर्च स्टार्ट किया। तब उन्होंने ये देखा कि जब ये दोनों कंबाइंड रहेंगे एक दूसरे के साथ 2 BHK में, तब उनको मंथली रेट मिला ये 2 BHK और इनका मंथली रेट था 1800 रुपीज पर मंथ। 1800 रुपीज पर मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, जब इंडिविजुअली अकेले रहते थे तब उनके पास 1000 रुपीज पर मंथ लिया जाता था। इसका भी सेम खर्चा था 1000 रुपीज। जैसे कंबाइन हुए दोनों का खर्चा पर हेड 900 रुपीज हो गया। तो ये यहां से हमें फायदा भी मिला, उन दोनों को एक फायदा मिला। कितना फायदा होगा उन दोनों को, तो इतना मास डिफेक्ट, इतनी डिफेक्ट उनको कम हो गई, मतलब उसका उतना रेंट कम हो गया। अब थोड़े महीने उन दोनों ने साथ में रहना स्टार्ट किया, साथ में जॉब की। उसी टाइम पे उन्हीं का एक कॉमन फ्रेंड, मतलब फ्रेंड नंबर 3 उसी सिटी में जॉब के लिए आया और उन्होंने तीनों मिलकर 3 BHK रेंटल होम देखा और उनको 3 BHK के लिए ये पूरा 3 BHK होगा। अब 3 BHK जैसे हम तीनों ने साथ में रहना स्टार्ट किया, उनको रेंटल मिला 2400 रुपीज पर मंथ। अब आपको ये सोचना है कि जैसे जैसे न्यूक्लियॉन्स साथ में आते जाएंगे, कंबाइन होते रहेंगे, वैसे उसके मास का जो डिफरेंस होगा वो बढ़ते जाएगा। इट मीन्स जितने फ्रेंड्स साथ में आते जाएंगे पर हेड रेंटल उनका कम होता जाएगा। जब इंडिविजुअली रहेंगे तीनों, तब तीनों को पर मंथ 1000 रुपीज पे करना होगा। दोनों साथ में रहे तब 1800, मतलब उन दोनों के रेंट के अंदर 100 रुपीज कम हो गए। अब जैसे थर्ड फ्रेंड आया तो उनको पर मंथ 2400 रेंट पे करना है, तब उन तीनों के लिए कॉमनली 600 रुपीज, 600 रुपीज मतलब 3000। अगर इंडिविजुअल रहेंगे तो 3000 रेंट पे करना, जब साथ में रहेंगे तब उनको इतना रेंट पे करना है। उनका जो सेविंग है, बचत, ये कितनी हो गई 600, जो हम इस थियरी के लिए नाम उसमें हमने प्रोवाइड किया मास डिफेक्ट।
जितनी बचत हुई ये हमारी मास डिफेक्ट हो गई। अब मास डिफेक्ट को और भी इसी एग्जांपल से स्पेसिफाई करेंगे। अगर तीनों इंडिविजुअल रहेंगे तो तीनों के लिए ये एक बॉर्डर लिमिट 1000 रुपीज पे करना होगा। अगर दो फ्रेंड साथ में रहेंगे तो ये उनकी लिमिट थी। अब तीनों साथ में रहेंगे तो ये इतने में उनका काम खत्म। 2400 पे किया, इट मीन्स पर हेड इनका आ गया 800 रुपीज। तो 800 रुपीज देके तीनों एक ही साथ एक ही घर में रहेंगे तो इतनी मास डिफेक्ट होगी जब तीनों साथ में रहेंगे। जब दो न्यूक्लियस साथ में होंगे तब इतनी मास डिफेक्ट होगी। अगर तीनों इंडिविजुअल रहेंगे तो टोटल खर्चा पे करना होगा। सिंपल चीज। सो जैसे हमने यहां पे देखा कि 8 MP प्लस 8 Mn कंबाइन कर दिया और उसका एक मास मिला। उसी कंबाइंड मास को जब हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और इन दोनों को कंपेयर किया तब हमें क्या मिला? मास डिफेक्ट। जब इन तीनों का हमने इंडिविजुअल फाइंड किया तब 3000 था। जैसे कंबाइंड हमने मेजर किया तो मिला कितना? 2400। तो इन दोनों में हमें डिफेक्ट कितनी मिली, बचत कितनी मिली? 600 रुपीज। तो ये 600 रुपीज इट मीन्स हमारा मास डिफेक्ट। अब इसी मास डिफेक्ट से बाइंडिंग एनर्जी, अब बाइंडिंग एनर्जी वर्ड हम लोग बाद में देखेंगे। पहले एक सिंपल एग्जांपल, अगर इस तीनों फ्रेंड, इन तीनों फ्रेंड को एक साल हो गए साथ में रहते हुए, अब एक मोमेंट पे तीनों के बीच में झगड़ा हो गया, तीनों को सेपरेट होना है। अगर सेपरेट होना होगा तीनों को तो पहली कंडीशन 3000 रुपीज पे करो और बाद में सेपरेट हो जाओ। अगर 3000 रुपीज मतलब 200 रुपीज पर हेड, बिकॉज 200 इसको भी ज्यादा लाना पड़ेगा पर मंथ, इसको भी 200 पर मंथ, इसको भी 200 पर मंथ। इट मीन्स तीनों का मिला के 600 रुपीज। जो हमारी डिफेक्ट है, जो हमारी बचत है, उस बचत को हमें ओवरकम करना होगा। अगर 600 रुपीज तीनों ने पर मंथ जुगाड़ कर लिए तो इट मीन्स तीनों सेपरेट हो सकते हैं। सो तीनों का सेपरेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास डिफेक्ट के ऊपर। अगर 600 रुपीज या फिर ओवरऑल 3000 रुपीज का जुगाड़ हो गया तो तीनों न्यूक्लियन सेपरेट हो सकते हैं। अगर तीनों का मिला के 3000 रुपीज नहीं हुआ, अगर हमारे पास 2400 रुपीज का ही कैलकुलेशन होगा, 600 रुपीज हम लोग जुगाड़ नहीं कर पाए, इट मीन्स तीनों को कंबाइन होके ही रहना होगा। मतलब तीनों को बाउंड करके रखेगी वो चीज कौन सी होगी? 600 रुपीज। मतलब 600 रुपीज ये हमारी मास का एनर्जी में कन्वर्जन, जैसे हमने आइंस्टाइन इक्वेशन में देखा था प्रीवियस लेक्चर में, मास एनर्जी कन्वर्जन। सो जितना मास हमारे पास नहीं है, जो हमारी बचत है, जो हमारा डेल्टा एम है, उसी डेल्टा एम का कन्वर्जन किसमें हो चुका है? अभी एनर्जी में। अगर हमारे पास एक्सटर्नली, अब मास के प्लेस पे हम वर्ड यूज करेंगे एनर्जी। अगर हमारे पास 600 रुपीज की एनर्जी, मतलब बाहर से हमें 600 एनर्जी नहीं मिली, तो तीनों न्यूक्लियन को कंबाइनली एक साथ में एक घर में ही रहना होगा। सो तीनों न्यूक्लियन को, तीनों फ्रेंड को एक ही न्यूक्लियस में रखने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, जो हमारे पास मिनिमम एनर्जी है, वो कौन सी एनर्जी होगी? बाइंडिंग एनर्जी। बिकॉज उसी एनर्जी की वजह से तीनों न्यूक्लियस बाउंडेड है, न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड है। सो बाउंडेड, बाइंडिंग एनर्जी, ये दोनों मतलब रिलेटेड वर्ड्स है। आपको याद ये रखना है कि जो मिनिमम एनर्जी जिसकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल हो जाएगी तो न्यूक्लियॉन्स को हम सेपरेट कर सकते हैं। न्यूक्लियॉन्स का सेपरेशन इट मीन्स न्यूक्लियस से हम प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को हम बाहर निकाल सकते हैं। जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था एटम्स में, जैसे इलेक्ट्रॉन अपने एक स्टेट में होगा, जैसे बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी, अगर वो एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी ऑलरेडी थी उससे ज्यादा एनर्जी होगी तो उस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट। उसी में से हमने एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी देखा। सो अगर उस इलेक्ट्रॉन को इतनी इनफ एनर्जी मिली कि वो एटम से बाहर भी निकल सकता है,
सिमिलर सेम चीज यहाँ पे होगी, अगर न्यूक्लियॉन्स को बाहर निकालना होगा, न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करना होगा, तो इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें ऑलवेज रहेगी। सो ये मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियस बाउंडेड होंगे, उसी एनर्जी को हमने नाम दिया बाइंडिंग एनर्जी। सो मास डिफेक्ट से ये कंसेप्ट बाइंडिंग एनर्जी, ये जो कंसेप्ट है वो और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अगर हमने सर इसके अंदर प्रोटॉन के प्लेस पे न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिए, मतलब अगर हम एलिमेंट नंबर में ऊपर जाते गए 1 2 3 4 अप टू 118 तब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या फिर बाइंडिंग एनर्जी का क्या ग्राफ होगा। या फिर ये क्वेश्चन बनेगा कि अगर सर हमें एक ही न्यूक्लियन को बाहर निकालना होगा तब हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, बिकॉज ये वाली जो एनर्जी होगी ये तीनों को सेपरेट करेगी, हमें सिर्फ एक सिंगल को सेपरेट करना होगा। तो सिंगल को सेपरेट करने के लिए इसको टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स को डिवाइड करेंगे, तब हमें पता चलेगा अगर किसी एक न्यूक्लियन की एनर्जी, किसी एक न्यूक्लियन की इच्छा पूरी होगी कि हमें, मुझे तो मेरा इतना काम हो गया, मुझे 1000 रुपीज का जुगाड़ मैंने कर लिया, तो मैं यहां से सेपरेट हो सकता हूं। इट मीन्स जो एनर्जी हमें मिलेगी वो बाइंडिंग एनर्जी सारे न्यूक्लियॉन्स के लिए होगी। सो ये मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से सारे न्यूक्लियॉन्स बाउंडेड रहेंगे, अगर ये एनर्जी हमने प्रोवाइड की, इट मीन्स न्यूक्लियॉन्स का सेपरेशन हो सकता है। बट हमारी ये इच्छा है कि हम सिर्फ एक ही को सेपरेट करना चाहते हैं, तो किसी एक को कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये एग्जांपल लेंगे तो हमें पता है कि पर हेड 200 रुपीज का जुगाड़ करना है हमें। अगर किसी एक ने 200 रुपीज का जुगाड़ कर लिया तो इट मीन्स उसकी एनर्जी 800 प्लस 200 इट मीन्स 1000 हो जाएगी। जैसे 1000 एनर्जी होगी वो अपना एक अलग से घर ले सकता है। सो किसी भी न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए, सिंगल न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी होगी उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट से, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, या फिर मास नंबर से। मास नंबर मतलब हमारा ये 8 प्लस 8 मतलब 16। सो ये जो एनर्जी मिलेगी, ये एक वर्ड आएगा आपके एक्सप्लेनेशन में बाइंडिंग एनर्जी, और ये दूसरा वर्ड आएगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब हमने ये चीज फाइंड कर ली कि हमारे पास कितनी एनर्जी होगी, मतलब हमने कितनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करनी है, ये कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हमारी ये इच्छा होगी किसी एक ही न्यूक्लियॉन को हमें वहां से सेपरेट करना है, तो किसी भी एक न्यूक्लियॉन के लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल एनर्जी को डिवाइड करेंगे एटॉमिक मास नंबर से। मास नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सो अगर तीनों न्यूक्लियॉन को सेपरेट करने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट 600 है, तो किसी एक को सेपरेट करने में डिवाइड बाय 3 इट मीन्स 200। अगर 200 हमने बाहर से सप्लाई किया तो ये हो जाएगा 1000, और अगर ये 1000 हो गया इट मीन्स वो अपना सेपरेट घर ले सकता है रेंट पे। सो ये बेसिक कंसेप्ट था इस लेक्चर का, कि इस लेक्चर में हमने जैसे आइसोटोप्स देखे, आइसोबार देखा, इसका रिविजन भी हो गया आपको ये बेसिक टर्म्स के। इसके बाद जो मास डिफेक्ट मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था, एक्सप्लेन किया था, उसी मास एनर्जी के बेस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे। या फिर ये एग्जांपल हमने देखा था 13.2 1 AMU का मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन। सो इसी मास डिफेक्ट को अगेन इस लेक्चर में प्रॉपरली विथ प्योर एग्जांपल के साथ हमने एक्सप्लेन किया, और इसका रीजन था हमें पहुंचना था बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पे। सो इस लेक्चर के अंदर नोट डाउन करने के लिए आपको सिर्फ कंसेप्ट नोट डाउन करना है, कंसेप्ट आपको समझना है, आप अपने वर्ड्स में इस कंसेप्ट को लिखो। नेक्स्ट टाइम जब हम न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे तब हम बाइंडिंग एनर्जी का एक एग्जाम्पल ऑक्सीजन के साथ स्टार्ट करेंगे, ऑक्सीजन के लिए बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और उसके बाद हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कर्व, जो आपका क्वेश्चन था कि अगर हमारे पास हम एलिमेंट नंबर में इंक्रीज होते गए 1 2 3 4 5 तब बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर स्टेबल होगी या फिर उसका ग्राफ कैसा होगा,
सो ये कर्व हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो इस लेक्चर के लिए सिर्फ ये एक कंसेप्चुअल लेक्चर हमारा, जिसपे मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमने डिस्कस किया।